सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम जनसंचार माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंचार माध्यम और लेखन कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो जनसंचार, जन और संचार दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आइए जानते हैं कि संचार क्या है। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार को हम इन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं: सूचनाओं, विचारों व भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। प्रसिद्ध संचार शास्त्री बिल्वर श्रैम ने कहा कि संचार अनुभवों की साझेदारी है और संचार प्रक्रिया में जो सहायक तरीके होते हैं वो संचार माध्यम कहलाते हैं। तो संचार की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं, इनके बारे में हम आगे देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में जिन संचार के तत्वों का महत्व है, जिनका अनुप्रयोग किया जाता है, उन्हें देख लेते हैं। संचारक या स्रोत, कूटीकरण, संदेश, माध्यम, कूटवाचन और फीडबैक। तो संचार के तत्वों के बारे में, संचार प्रक्रिया के बारे में कि संचारक क्या है, कूटीकरण क्या है, इनको भी विस्तृत रूप में जान लेना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि संचारक या स्रोत किसे कहते हैं। संचारक या स्रोत, ये संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। क्या है संचारक या स्रोत? किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। किसी भी संदेश की शुरुआत जहाँ से होती है उसे स्रोत या संचारक कहते हैं। कूटीकरण या एन्कोडिंग, संचार की प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है। कूटीकरण या एन्कोडिंग। क्या है कूटीकरण? तो संचारक द्वारा प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एन्कोडिंग कहलाता है। संचारक जो संदेश भेजने वाला है वो अपनी बात को कूटों में कहता है, कोड वर्ड में कहता है। तो उसे हम, जब वो उसे अपने संदेश को कूटों में बांधता है तो उसे हम कूटीकरण या एनकोडिंग कहते हैं। फिर कूटवाचन या डिकोडिंग। संचारक या स्रोत अपने संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेज देता है। प्राप्तकर्ता के पास जब संदेश पहुंचता है तो वह उसका कूटवाचन करता है, डिकोडिंग करता है। प्राप्तकर्ता द्वारा कूट चिन्हों में बंधे कोड का वही अर्थ समझना जो संचारक समझता है, कूटवाचन कहलाता है। समाचार भेजने वालों ने जिस संदेश को भेजा है प्राप्तकर्ता वैसा ही समझ रहा है, तो इस प्रक्रिया को कूटवाचन कहते हैं। और कूटवाचन के बाद फिर फीडबैक। संचारक ने समाचार भेज दिया, संदेश भेज दिया और सूचना प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो गई। तो सूचना प्राप्ति के बाद प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। सूचना मिली, उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसे फीडबैक कहते हैं। और फीडबैक सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। उसकी प्रतिक्रिया जैसी होगी वो बताएगा, तो इसे कहते हैं फीडबैक। और शोर, नॉइज, संचारक से संदेश चला,
प्राप्तकर्ता तक पहुंचा तो उसके बीच में ढेर सारी बाधाएं आ जाती हैं। ये संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर या नॉइज़ कहते हैं। अब यह शोर मानसिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। जैसे टेलीफोन पे बात हो रही है, किसी तकनीकी खराबी के कारण आवाज़ साफ नहीं जाएगी, ये क्या है? शोर है। अपनी बात को प्रेषित किया जाना है परंतु भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, कैसे बात भेजी जाए? तो ये सारी समस्याएं जो बीच में आती हैं, संचार प्रक्रिया में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनको शोर कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि संचार के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार का संचार है, कैसे कैसे संचार होता है। तो मौखिक संचार, मुख से बोलकर जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। दूसरा सांकेतिक संचार, संकेत के माध्यम से संदेश पहुंचाना सांकेतिक संचार कहलाता है। मुंह से बोले बिना इशारों में, जैसे हम मुंह से बोलते नहीं लेकिन दोनों हाथ जोड़ लेते हैं तो प्रणाम की मुद्रा, चेहरे के जो हाव भाव हैं, संकेत, ये सांकेतिक संचार के अंतर्गत आते हैं। कक्षा में पहुंचने के बाद कभी कभी शिक्षक मुंह पे ऐसे उंगली रख के साइलेंट का इशारा कर देते हैं, बिना कुछ बोले पूरी कक्षा शांत हो जाती है। ये क्या है? सांकेतिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, एक व्यक्ति का स्वयं से ही बात करना, या वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। जैसे पूजा करना, ध्यान लगाना, पूजा करते समय भगवान से व्यक्ति बात करता है, अंतःकरण में स्थित अपने प्रभु से ही बात करता है। तो संचारक भी वही है और प्राप्तकर्ता भी वही है। तो अंतःवैयक्तिक संचार। अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर माने अलग अलग, भेद है इसमें। वैयक्तिक माने व्यक्ति। तो जब दो व्यक्ति आमने सामने आपस में संचार करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, तो इसे अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। वैयक्तिक था इंट्रापर्सनल और अंतर्वैयक्तिक है इंटरपर्सनल। इसमें फीडबैक तत्काल मिलता है, आमने सामने बात कर रहे हैं, बीच में कोई शोर नहीं है और तुरंत प्रतिक्रिया एक दूसरे की बात पे जवाब देते हैं। तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अगला है समूह संचार। एक से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होकर आपस में विचार विमर्श करने की प्रक्रिया को समूह संचार कहते हैं। अब आपकी कक्षा सबसे इसका ज्वलंत उदाहरण, कक्षा में ढेर सारे विद्यार्थी बैठे रहते हैं, शिक्षक आते हैं, आपस में विचार विमर्श होता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थी प्रश्न पूछता है। तो वहाँ क्या हो रहा है? समूह संचार है। एक समूह, एक ग्रुप वहाँ बैठा है, चर्चा पर चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, तो इसे कहते हैं समूह संचार। अगला है जनसंचार। जनसंचार अक्सर पूछा जाता है कि जनसंचार किसे कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम से विशाल जनसमूह से संवाद स्थापित करना जनसंचार कहलाता है। सीधे सीधे आमने सामने बात न हो करके किसी यांत्रिक माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जब भी सूचना दी जाती है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो ये लॉकडाउन बढ़ता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी टेलीविज़न के माध्यम से एक सूचना दे देते हैं कि लॉकडाउन यहाँ तक बढ़ाया गया, 17 मई तक लॉकडाउन है। तो ये क्या है? जनसंचार है,
क्योंकि उन्होंने सीधे आकर के नहीं कहा, टेलीविज़न के माध्यम से, तकनीकी माध्यम से इस बात को कहा। तो ये कहलाता है जनसंचार। अब जनसंचार के कार्य क्या हैं? जो ये टेलीविज़न है या समाचार पत्र हैं, इनका काम क्या है? सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का सबसे प्रमुख कार्य है सूचना देना। हमें इनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सूचना देना जनसंचार का प्रथम कर्तव्य है। शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। कई एक जो जानकारी हमें नहीं रहती है, हम उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। या आजकल देखिए टीवी चैनलों के माध्यम से ही स्वयं प्रभा या NIOS के ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए कार्यक्रम है। तो जनसंचार का कार्य है शिक्षित करना। मनोरंजन करना। मनोरंजन करना भी एक जनसंचार माध्यमों का कार्य है। घर में बैठ करके इन दिनों लॉकडाउन में देखिए जनसंचार माध्यमों का कितना महत्व बढ़ गया है। आपने रामायण देखा, महाभारत देख रहे हैं, और भी ढेर सारे धारावाहिक और सिनेमास को देख रहे हैं। तो मनोरंजन करना जनसंचार का एक कार्य है। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र या समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एजेंडा तय करना भी जनसंचार का काम है। निगरानी करना, यह भी एक प्रमुख कार्य है। सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार की है। और विचाराभिव्यक्ति के लिए मंच तैयार करना। जनसंचार का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। आम लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। इस तरह से जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के लिए मंच के रूप में भी काम करते हैं। आप देखते हैं टेलीविज़न में, दूरदर्शन पर और विभिन्न चैनलों पर कि ढेर सारे बहस के मुद्दे आते हैं। लोग अपनी अपनी बातें वहाँ रखते हैं। ये क्या है? जनसंचार का एक कार्य है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच तैयार करता है। तो संचार के बारे में हमने जाना, उसकी प्रक्रिया के बारे में जाना, और संचार माध्यमों के बारे में विशेष जानने के लिए हम लोग अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हमने जो चर्चा किया संचार या संचार की प्रक्रिया के बारे में, उस पर अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ। आप इन अभ्यास के प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कुल 10 प्रश्न हैं। तो इन 10 प्रश्नों को आप अपने गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अगली कक्षा में हम लोग इसके दूसरे भाग, जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप दिए गए होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, दिए गए गृह कार्य को पूरा करेंगे और अगली कक्षा में फिर हम जनसंचार के
प्रमुख माध्यमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।